हेलो एवरीवन, मैं रिहान सर एक बार फिर आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से समझना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जिसका नाम है टेंस। अगर आप चाहते हैं टेंस को बहुत आसान तरीके से समझना तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी देखें। मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक पॉइंट्स को बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो आइए आज हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा टेंस। सबसे पहली चीज आपके माइंड में यही क्वेश्चन राइज होगा कि सर टेंस होता क्या है। टेंस जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन होता है या टाइम ऑफ स्टेट होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि किसी चीज का एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। किसी चीज की अवस्था प्रेजेंट में कैसी है, पास्ट में कैसी थी, फ्यूचर में कैसी होगी, इस चीज को बताएगा कौन? टेंस। सबसे अच्छी बात यह है कि जो टेंस होगा इसके अंदर वर्ब होगी, मतलब इसके अंदर एक्शन वर्ब भी होगी और स्टैटिक वर्ब्स भी होगी। एक्शन वर्ब्स का मतलब क्या? ऐसी वर्ब्स जिसके अंदर एक्शन हो, जैसे गो, कम। मैंने कहा कम हियर, अब चलकर आओगे। मैंने कहा गो देयर, वहां जाओ, तो आप चलकर जाओगे, मतलब आपके अंदर एक्शन होगा। स्टैटिक वर्ब्स जो होते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, जैसे स्लीप, आप सो रहे हो, आप उसमें कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो। फील, महसूस कर रहे हो। समझ में आई बात? या सुना? लव, प्यार करना, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। समझ में आई बात? इसमें ये स्टैटिक वर्ब्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे टेंसेस होंगे उसके अंदर एक्शन होगा या फिर किसी चीज की स्टेट बताई जाएगी, प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की, वो होंगे हमारे टेंसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप प्रेजेंट टेंस, दूसरा टाइप पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है जो समय चल रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, वह वहां जाता है, तुम हंसते हो, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, तुम वहां गए थे, मैंने वहां पढ़ाया था, तुम वहां जा रहे थे, तुम क्रिकेट खेलते थे, तुम उसके साथ रहते थे, ये हो गए हमारे पास्ट वाले। फ्यूचर का मतलब आने वाले समय की बात हो, तुम वहां जाओगे, तुम खाना खाओगे, क्या तुम उसे बता रहे होगे, तो ऐसे सेंस को हम फ्यूचर टेंस कहें। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो समय चल रहा होता है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका होता है और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला होता है। हर एक के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के। टोटल कितने हो गए? 12। आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक चीज ध्यान रखना आप, ये वर्ड इंडेफिनिट जो है। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग ध्यान, CONTINUOUS। तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो वर्ड है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट टेंस में भी होगा और फ्यूचर टेंस में भी होगा। बस ये वाला पोर्शन जो है ना, जैसे ये प्रेजेंट लिखा, यहाँ भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, इन सभी की जगह पास्ट आ जाएगा अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो। अगर हमें फ्यूचर की बात करनी है तो प्रेजेंट 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 इन्हें हटाकर फ्यूचर लिख देंगे तो वो फ्यूचर के पार्ट हो जाएंगे। ये वाली चीज जो ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये सभी टेंस के अंदर, मतलब इन तीनों टेंस के अंदर एक जैसी होगी, बस बदलाव इनमें आएगा। समझ में आई बात? या सुना? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इस चीज को और आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आपके घर में मान लो 4 लड़के, तो आपको पता है चारों लड़कों का नाम अलग होगा, काम अलग होगा, पहचान अलग होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसा ना? तो उसी तरीके से टेंसेस के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अलग होगी,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान अलग होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान अलग होगी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान अलग होगी। जब भी तो डिफरेंस होगा इसमें। तो एक चीज का आप ध्यान रखना, इन चारों टेंस के अंदर हर एक की पहचान अलग अलग, एक जैसी नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अलग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अलग, प्रेजेंट परफेक्ट की अलग और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अलग पहचान। तो आइए आज हम आज की क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे और इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानना जरूरी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कैसे? सिंपल। अगर आपने सेंटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा, तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इस टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर नहीं, क्या, कब, कैसे ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल सिंपल साधारण। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फिफ्थ फॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई ई एस, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज का ध्यान रखना, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। आप यहां देखें, ईट, ईट, इसमें मैंने एस ऐड कर दिया, ये बन गया ईट्स। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे गोज, रन, कॉल्स, प्लेज, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। और ये वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है ना, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती है और वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। किसमें यूज होती है? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। इस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे। मैंने कहा हुआ है स्कूल जाता है। अब ध्यान से देखें, लास्ट में वर्ड आ गया ता है। तो जैसे ही आपने देखा इसमें ता है आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते हो। तो आप ये समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह स्कूल जाता है, तो आप यहां ध्यान से देखिए, यहाँ ता है वर्ड आ गया, तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनाएंगे। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म? जाने को बोलते हैं गो। मैंने यहाँ पे लिखा गोज, ही गोज। स्कूल को क्या बोलते हैं? टू स्कूल। तो मैंने बोला ही गोज टू स्कूल। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। वह स्कूल जाता है, हम स्कूल जाते हैं। अब लास्ट में ती है वर्ड आ गया, तो समझ में आ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। हम की इंग्लिश क्या होगी? हम की इंग्लिश होगी वी। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। जाने को क्या बोलते हैं? गो। स्कूल, टू स्कूल, तो वी गो टू स्कूल। जिस तरीके से मुझे ये स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से इंग्लिश बनानी है। पहले मुझे सब्जेक्ट लिखने का, तो मैंने हम की इंग्लिश भी लिखी। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखा। फिर इसके बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्कूल, तो वी गो टू स्कूल। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। वह मुझे बुलाती है, वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। बुलाने को कॉल कहते हैं, लेकिन मैंने लिखा कॉल्स, और मुझे को मी। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने यस लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ एस लिखा। मैं भी बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है। वे की इंग्लिश शी के साथ मैंने लिखा कॉल्स, मुझे को इंग्लिश में मी बोलते हैं, तो शी कॉल्स मी। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। तुम मुझे बुलाते हो, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिखा कॉल, यू कॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो मुझे की इंग्लिश लिखेंगे मी, तो यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडीज। शी स्टडीज। मे के लिए इन, 10वीं कक्षा,
10th स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे? 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद फुल स्टॉप। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे गोज लिखा और यहाँ पर गो लिखा, यहाँ पर कॉल्स लिखा और यहाँ पर कॉल लिखा, यहाँ पर स्टडीज लिखा, स्टडीज, ऐसा क्यों? तो देखो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, तो मैंने लिखा गोज। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा वी, तो मैंने लिखा गो। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, तो मैंने लिखा कॉल्स, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे है सब्जेक्ट यू, तो मैंने क्या लिखा? कॉल। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, तो मैंने क्या लिखा? स्टडीज। आप एक चीज हमेशा ध्यान, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस इस्तेमाल करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। इस चीज का आप ध्यान रखें। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, तो इनके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करें। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आई हमारा प्रेजेंट में प्लूरल होता है। आई हमारा प्रेजेंट में कैसा होता है? प्लूरल। ठीक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो देखो वी हमारा प्लूरल है, तो वी हमारा प्लूरल है तो मैंने क्या लिखा? गो। तुम हमारे प्लूरल है तो मैंने क्या लिखा? कॉल। मैंने यहाँ पे एस, ना यहाँ पे ई एस मैंने इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ किया और यहाँ किया, क्योंकि सब्जेक्ट्स हमारे कैसे थे? सिमिलर। और मैंने यहाँ पर भी किया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आई ई एस का इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ एस का इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ ई एस का इस्तेमाल किया। देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने गो के अंदर जीओ, गो की स्पेलिंग जीओ होती है, मैंने इसमें ई एस लगाया, तो मैंने क्या लिख दिया? गोस। अब कॉल के अंदर सी ए डबल एल, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? एस, तो ये क्या बन गया? कॉल्स। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही है। स्टडी की स्पेलिंग होती है एस टी यू डी वाई, लेकिन इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? आई एस ऐड कर दिया, ये बन गया स्टडीज। समझ में आई बात? या समाज क्या बन गई? स्टडीज। मैंने इसके अंदर स्टडी के अंदर वाई को हटाया, वाई रिमूव किया मैंने यहां से, और क्या ऐड कर दिया? आई ई एस। ये क्या बन गया? स्टडीज। क्या बन गया? स्टडीज। एस टी यू डी आई ई एस, एस टी यू डी आई एस, स्टडीज। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बना? इसके बारे में अभी हम समझेंगे, आप बेफिक्र रहे। ठीक है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होगा, सर आपने यहाँ तो ई एस लिखा या एस लिखा और यहाँ क्या ऐड किया? आई ई एस, ऐसा क्यों? कैसे हुआ? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैंने ई एस लगाना है या ये जो हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है या आई एस लगाना है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज नहीं होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। अब हम इसकी वजह को पढ़ेंगे कि भाई हमने ई एस क्यों लगाया, यहाँ पर एस क्यों लगाया और यहाँ पर आई एस क्यों लगाया। मतलब हमने यहाँ पे ई एस लिखा, हमने गो के साथ ई एस लिखा, और एल के साथ मतलब कॉल के साथ एस लिखा, स्टडीज में स्टडी में स्टडीज मतलब आई एस ऐड किया, ऐसा क्यों किया? इसे समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि ई एस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आई एस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। सबसे पहली चीज, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो उन्हीं के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस, तीनों में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तीनों में से किसी एक का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, इनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मतलब एस, ई एस और आई एस इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। ठीक है। एस का इस्तेमाल या ई एस का इस्तेमाल या आई एस का इस्तेमाल, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ नहीं करेंगे। अभी आपने एग्जांपल्स में देखा कि गो के साथ मैंने ई एस लिखा तो गोज बन गया, कॉल के साथ मैंने एस लिखा तो ये कॉल्स बन गया, स्टडी के साथ
मैंने वाई हटा करके आई एस लिख दिया तो स्टडीज। अब आप हम ये समझेंगे, अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वाई। ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का इस्तेमाल हम किस सिचुएशन में करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। यूज ऑफ ईएस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में सी एच आई एक्स आई जेड ओ डबल एस एस एफ एच आए तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। और कब, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, मतलब ये वाले सब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, इस चीज का ध्यान रखना आप कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में ये वर्ड आए। आप एग्जांपल्स देखें, रेहान सर हमें पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट में ते है वर्ड आएगी, तो समझ में आ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर नहीं या क्या नहीं आया है, तो इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो पहले मैं रेहान सर लिखूंगा, तो रेहान सर को ऐसे लिखेंगे, रेहान सर पढ़ाने को इंग्लिश में टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीच। अब आप ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये टीच, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या आना चाहिए, इन वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का होगा, या तो सी एच होगा, या एक्स, या जेड, या ओ, या डबल एस, या एस, या एस एच। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड आया सी एच, तो मैं क्या जोड़ दूंगा, एस जोड़ दूंगा। दूसरी चीज, आप इस चीज को भी देखिए, सब्जेक्ट भी हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो इसलिए रेहान सर टीचेस, हमें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अस। तो रेहान सर टीचेस अस। यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वी का मतलब होता है हम, और वो होता है सब्जेक्टिव केस के लिए, और ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हम यहाँ पर अस लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। कल लोग कपड़े धोती है, आप ध्यान से देखिए, लास्ट में टी है वर्ड आ गया, तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। कल्लो को इंग्लिश में कल्लो कहेंगे, कपड़े धोने को मतलब वॉश कहेंगे। आप ध्यान से देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डब्ल्यू ए एस एच, लास्ट में क्या वर्ड है, एस एच। और कल्लो मतलब किसी का नाम है, तो ये सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो मैं क्या करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, देखो लास्ट में क्या है, एस एच आया ना, एस एच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, तो मैं क्या ऐड कर दूंगा, एस, तो मैंने लिख दिया एस। तो कल्लो वॉशेस, कपड़ों क्या कहेंगे, द क्लॉथ्स, कल्लो वॉशेस द क्लॉथ्स, फिर इसके बाद फुल स्टॉप, कल्लो वॉशेस द क्लॉथ्स। ठीक है, अब हम समझेंगे यूज ऑफ आईईएस के बारे में। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो हम सिंगल सब्जेक्ट होने पर वाई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, आईईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आईईएस। आपको इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए, सबसे पहला। और दूसरा पॉइंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तीसरा पॉइंट, जब हम वाई को हटाएंगे उसके साथ आईएस जोड़। कितने पॉइंट हो गए, 3। कौन कौन से, कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट जो हो हमारा, सब्जेक्ट ये वाला होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा क्या, कि जो वाई है, वाई उससे पहले जो होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। तब हम वाई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, आईईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आईईएस। अगर आपको कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं पता तो ध्यान से देखें, इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं, जिसमें इंग्लिश जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। इसमें बी सी डी, वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं। इनको छोड़कर, इन 5 को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वह एक इंग्लिश, वह पतंग उड़ाती है। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वह पतंग उड़ाती है। अब लास्ट में देखा हमने, लास्ट में टी है वाला, तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वह की इंग्लिश क्या होगी, शी। उड़ाने को क्या बोलेंगे, फ्लाइज। ऐसा इसलिए क्योंकि उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, एफ एल वाई। ध्यान से देखिए, लास्ट में वाई आया है और उससे पहले एल आया है, तो एल हमारा कॉन्सोनेंट लेटर होगा। तो आप क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, आईईएस, तो ये बन जाएगा क्या, फ्लाइज। मैंने क्या कहा था, 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला क्या, कि सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो शी हमारे पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा क्या,
वाई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो वाई से पहले क्या आया, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया। तीसरा क्या, वाई को हटाकर हम आई एस जोड़ देंगे, तो मैंने वाई हटाया तो ये एफ एल हो गया, फिर मैंने क्या ऐड कर दिया, आई एस, तो ये बन गया फ्लाइज। तो शी फ्लाइज, पतंग को इंग्लिश में कहते हैं काइट। वह रोता है, रोने को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं, सी आर वाई। लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, आर। वाई से पहले क्या है हमारा, आर, तो वाई को हटाऊंगा मैं, तो क्या ऐड कर दूंगा, आई एस, तो ये बन जाएगा क्राइज। वह रोता है, तो ही क्राइज, वह रोता ही क्राइज। वह खेलती है, वह की इंग्लिश क्या होगी, शी। खेलने को प्लेज, खेलने क्या बोलते हैं, प्ले। लास्ट में वाई आया, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट होना चाहिए वाई से पहले, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉवेल। तो वॉवेल ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, तो मैं वाई को हटाकर क्या जोड़ दूं, आई एस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट, जब जब वाई से पहले वॉवेल हो, तो हम आई एस नहीं जोड़ते और ना ही ई एस, हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, वह खेलती, तो शी प्लेस, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। हमने पढ़ा कि ईएस इस्तेमाल कहाँ करेंगे और आईएस इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल किस किस कंडीशन में करेंगे। हमने इससे पहले ईएस का इस्तेमाल किस वर्ब के साथ लगाएंगे ये पढ़ा, आईएस का इस्तेमाल किस वर्ब के साथ लगाएंगे ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एस का इस्तेमाल किस वर्ब के साथ करेंगे। यूज ऑफ एस, जब फर्स्ट और सेकेंड रूल फॉलो नहीं होगा, तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ देते हैं। जब पहला वाला रूल जो मैंने आपको पढ़ा है ई एस, दूसरा वाला रूल आई ई एस, ये दोनों रूल अगर फॉलो नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली क्या ऐड कर देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। एग्जांपल्स देखिए, वह वहां रहती है, वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, शी। लास्ट में आया ती है, तो समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रहने को बोलते हैं लीव्स। अब ध्यान से देखिए, एल आई वी ई एस, लास्ट का वर्ड है ई, ना ई एस के रूल में पढ़ा और ना ही आई एस के रूल में पढ़ा। तो इससे ये पता चला कि जब ये दोनों रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। तो शी लिव्स, वहां को इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर। वह हिंदी पढ़ता है, वह इंग्लिश क्या होगी, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि लास्ट में ता ही आ रहा है। पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड। अब ध्यान से देखें, रीड, आर ई ए डी, लास्ट में क्या आया, डी। डी के बारे में ना मैंने ई एस में पढ़ा और ना ही डी के बारे में ना हमने ई एस में पढ़ा और ना ही आई एस में पढ़ा। हम डायरेक्टली इसमें क्या ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड कर देंगे, तो मैंने लिख दिया रीड्स। तो ही रीड्स, हिंदी को क्या बोलेंगे, हिंदी, ही रीड्स हिंदी। वह बोलती है, ती है वर्ड आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह की इंग्लिश क्या होगी, शी। बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में के आया, तो इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, एस। ये जो के वर्ड आया, ना ईएस वाले रूल को फॉलो करेगा और ना ही आईएस वाले रूल को फॉलो करेगा, ना ये फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करेगा और ना ही सेकंड वाले को। तो आप डायरेक्टली क्या ऐड कर देंगे, एस। तो शी स्पीक्स, उसके बाद फुल स्टॉप। समझ में आई बात या सोनाट। सिंगुलर सब्जेक्ट भी है क्योंकि शी है, जब शी है तो मैं क्या लिखूंगा, स्पीक्स। ऐसे यहाँ पे ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, रीड्स। ऐसे यहाँ पे शी है तो मैं लिखूंगा लीव्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही हम सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, इनका इस्तेमाल जो एस है, मैंने आपको एस के बारे में भी समझा दिया, ई एस के बारे में भी समझा दिया और आई एस के बारे में समझा दिया। ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस का इस्तेमाल करेंगे, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, डबल एच फैमिली, डबल एच नेगेटिव में सेंटेंसेस में नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये सिर्फ जो मैंने आपको पढ़ाया, ये तीनों एस, ई एस और आई एस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट डू डज, नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब डू हम किसके साथ यूज करेंगे, और डज। तो जो डज है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। किनके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, इनके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे।
डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, इनके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यस और नो? फिर नोट के बाद सभी जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप डू प्लस नोट को डोंट भी बोल सकते हैं। डोंट, डी डू प्लस नोट को डोंट भी बोल सकते हैं और डज प्लस नोट को डजंट भी बोल सकते हैं। डोंट एंड डजंट ये शॉर्ट फॉर्म है। डज नोट की शॉर्ट फॉर्म डजंट, डू नोट की शॉर्ट फॉर्म डोंट। वह हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वह क्रिकेट नहीं खेलती है। सबसे पहली चीज हम लास्ट के वर्ड को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो समझ में आ गया, और दूसरी चीज इसमें नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां देखें, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डस। तो मैंने शी के साथ क्या लिखा? डस। नहीं के लिए नॉट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। क्रिकेट को क्या कहेंगे? क्रिकेट। CRICKET क्रिकेट। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, जिस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर बता रहा है, ये वाला रूल बता रहा है, उसी तरीके से मुझे इंग्लिश बनानी है। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम नहीं बोलते हो, लास्ट में ती वर्ड आ गया। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। और यू सब्जेक्ट के साथ इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डू। तो मैंने यू के साथ क्या लिखा? डू। फिर नहीं के लिए नोट। बोलने को क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। तो यू डू नॉट स्पीक। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसकी शुरुआत में क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए। ठीक है, क्या वह स्कूल जाती है? लास्ट में, शुरू में क्या आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये समझ में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपने देखा लास्ट में ती है वर्ड आ गया, तो समझ में आ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे की इंग्लिश क्या होगी? शी। और शी के साथ हम क्या लिखेंगे? डज। डज शी जाने को क्या बोलते हैं? गो टू स्कूल। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरीके से मुझे ये रूल बताएगा उसी तरीके से मुझे इंग्लिश में, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो शी के साथ हम क्या लिखेंगे? डज। सब्जेक्ट क्या है? शी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाना। स्कूल क्या बोलेंगे? टू स्कूल। क्या हम उसे बुलाते हैं? क्या हम उसे बुलाते हैं। शुरू में क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद हमने देखा इसमें ते है, तो समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम वी का मतलब क्या? हम। और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे, तो वी के साथ डू, क्योंकि मैंने क्या बताया प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो वी के साथ डू। बुलाने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बुलाने को कॉल, और बुलाने को क्या कहेंगे? कॉल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल। उसे को अगर लड़का है तो ही, और लड़की है तो हर। फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस ध्यान से देख रहे हो, यहाँ भी शुरू में क्या आया, यहाँ भी शुरू में क्या आया, लेकिन इसकी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो जब शुरू में क्या आएगा, जब शुरू में सेंटेंस के क्या आएगा, तो हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, जब शुरू में क्या आएगा, जब शुरू में क्या आएगा तब की बात करो। ठीक है, तो हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जब शुरू में क्या आएगा तो हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा, डू डज लगाएंगे पहले, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसके हिंदी सेंटेंस में शुरू में क्या आएगा, बीच में नहीं आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इन्हें हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। पहला एग्जांपल, क्या तुम नहीं हंसते हो? आप ध्यान से देखें, पहले इसमें देखें शुरू में क्या आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और बीच में नहीं आ रहा है। तो ये तीनों चीजें फुलफिल कर रहा है ये वाला। इसका मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम डू डज लगाएंगे। तो डू डज जब हम ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। और यू के साथ हम इन दोनों में से क्या लिखेंगे? यू के साथ देखो ध्यान से, डू लिख। तो मैंने लिखा डू यू। नहीं के लिए नॉट। हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ। फिर लास्ट में क्वेश्चन।
जिस तरीके से मुझे ये स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से मुझे इंग्लिश बनानी। क्या वह वहां नहीं रहती है? तो सबसे पहली चीज, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। वह की इंग्लिश क्या होगी? शी, और शी के साथ हम क्या लिखेंगे? डज। तो डज शी, नहीं के लिए नॉट, रहने को लीव, वहां के लिए देयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या आया? नहीं आया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने यहाँ पे शी को देखकर डज लिखा, तो डज शी, फिर नहीं के लिए नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म लीव, वहां को देयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर बताएगा, उस तरीके से हमें इंग्लिश बनानी। अब हम पढ़ेंगे डबल एच फैमिली सेंटेंस के बारे में। डबल एच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले डबल एच फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डबल एच फैमिली सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, कब, कहां, कैसे, क्यों, ऐसे वर्ड्स आए, उन्हें डबल एच फैमिली सेंटेंसेस कहेंगे। पहला एग्जांपल, अच्छा, डबल एच फैमिली का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, थर्ड नंबर वाले का। बस डबल एच फैमिली पहले लिखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐड कर, कहीं पर भी आप डबल एच फैमिली का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले डबल एच फैमिली लिखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को ऐड कर देंगे, तो वो डबल एच फैमिली का सेंटेंस बन जाएगा। है ना आसान? एग्जाम्पल्स देखेंगे, राहुल वहां क्यों जाता है। अब इसमें देखें क्यों आया। क्यों का मतलब क्या? वाई, और वाई एक डबल एच फैमिली, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। राहुल एक नाम है, तो नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे? देखिए ध्यान से, नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो राहुल के साथ मैंने लिखा डज। वाई डज राहुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को गो बोलते हैं, वहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो डज या डू दोनों में से किसी एक का जो इस्तेमाल करेंगे, वो डबल एच फैमिली को नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? आपको सब्जेक्ट देख कर लगना है। ठीक है? तुम यहाँ क्यों रहते हो, इसमें क्यों आ गया? क्यों का मतलब वाई, तो पहले मैं डबल एच फैमिली लिखूंगा। तो डबल एच फैमिली क्या है? वाई। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करूंगा। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू के साथ क्या लिखेंगे? डू। तो वाई डू यू, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। रहने को क्या बोलते हैं? लीव। यहाँ क्या बोलेंगे? हेयर। तो वाई डू यू लीव हेयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम देखेंगे डबल एच फैमिली नेगेटिव का सेंटेंस। डबल एच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें डबल एच वर्ड भी आएगा और नहीं भी आएगा। मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, कब, कैसे, कहा, उसके साथ नहीं भी आएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले डबल एच फैमिली लिखेंगे, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर भी बनाना, डबल एच फैमिली नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। कैसे? देखो, यहां से लेकर यहां तक का रूल जो स्ट्रक्चर है, बस आप ये वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको उसके साथ डबल एच फैमिली लिखते हैं। जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर के साथ डबल एच फैमिली लिखेंगे तो वो डबल एच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। है ना आसान? एग्जाम्पल्स देखेंगे, वे यहाँ क्यों नहीं खेलती। इसमें देखें क्यों भी आया और नहीं भी आया, तो इसका मतलब डबल एच फैमिली का नेगेटिव है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे, हम पहले डबल एच फैमिली लिखना है, तो डबल एच फैमिली क्या है? क्यों, तो वाई। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। तो डू या डज दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, तो शी के साथ हम क्या लिखते हैं? डज। तो वाई डज शी, नहीं के लिए नॉट। खेलने को कहते हैं प्ले, यहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पहले मैंने डबल एच फैमिली लिखा, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, नहीं के लिए नोट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो मैंने लिखा हेयर। मैंने यहाँ पे शी को देखकर डज लिखा। ठीक है? तुम कपड़े क्यों नहीं सिलते हो। अब ध्यान से देखो, इसमें क्यों भी आया और नहीं भी आया, इसका मतलब ये डबल एच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं क्या करूंगा? पहले ही डबल एच फैमिली की इंग्लिश लिखूंगा। डबल एच फैमिली इंग्लिश क्या होगी? मतलब क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। तो मैंने वाई लिखा, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो यू को देख करके मैंने डू लिखा, तो वाई डू यू, फिर नहीं के लिए नॉट। सिलने को स्टीच कहते हैं, एस टी आई टी सी, स्टीच। कपड़ों को क्लॉथ, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू यू नॉट स्टीच क्लॉथ, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है।
अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, आगे पीछे नहीं कर रहा है। जैसे इसमें डब्ल्यूएच फैमिली लिखना है तो मैंने इसमें डब्ल्यूएच फैमिली लिखा। फिर इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है तो मैंने डू का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे यू है। सब्जेक्ट मैंने यू लिखा क्योंकि तुम है। नहीं के लिए नोट लिखा। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। स्टिच का मतलब सिलना। कपड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लॉथ। तो व्हाई डू यू नॉट स्टिच क्लॉथ? फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहली चीज, डब्ल्यूएच फैमिली सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा ना वो इसी डब्ल्यूएच फैमिली में हाइड होगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा तुम्हें कौन पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में गया और मैंने तुमसे पूछा तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो एक चीज आप ध्यान से सुने, जो पढ़ाने का काम कौन करता है। तो सबसे पहली चीज, डब्ल्यूएच फैमिली में सब्जेक्ट हाइड है ना। सबसे पहली चीज मैं डब्ल्यूएच में लिखूंगा हूँ। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो जब मैं क्लास में गया, मैंने आपसे पूछा तुम्हें कौन पढ़ाता है। जब मैं एक की बात करूंगा तो सिंगुलर होगा, तो मैं वहां लिखूंगा टीचर्स। तुम्हें को इंग्लिश में बोलूंगा यू। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू। अब एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे टीचर्स क्यों लिखा, टीच क्यों नहीं लिखा। देखो, तुम्हें कौन पढ़ाते हैं तो मैं टीच लिखता। ये जब भी ये जो हु है ना, हु हम इसे प्लूरल मानते हैं जब भी हम यहाँ पे टीच लिखते हैं, क्योंकि हु में ही तो सब्जेक्ट हाइड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम्हें तुम्हें सलीम पढ़ाता है। तो देखो कौन की जगह क्या आ गया? सलीम। तो बताओ सलीम सिंगुलर है या प्लूरल है? सलीम सिंगुलर है। ठीक है। तो जब सलीम सिंगुलर है, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं मैं आपको, तो हु टीचेस यू सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई एस ऐड करेंगे, इन तीनों में से किसी एक को। तो सी एच आया तो मैंने ई एस ऐड किया। अगर यही चीज प्लूरल होती, मतलब अगर ऐसे होता तुम्हें राजू और राहुल पढ़ाते हैं, तो देखो कौन की जगह दो नाम आ जाता, तो कौन की इंग्लिश हु लिखता मैं, लेकिन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करता टीच। पढ़ाते वर्ड आता तो पढ़ाने के लिए टीच यूज कर लिया। फिर तुम्हें को यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हु वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट जो इसमें हाइड हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो वर्ब है। वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो कौन बताएगा? वर्ब। ये देखो पढ़ाता, तो पढ़ाते का मतलब सिंगुलर की बात हो रही है तो टीचर्स लिखेंगे। ठीक है। उसे कौन बुलाते हैं? अब देखो उसे कौन बुलाते हैं, अब यहाँ बुलाते हैं वर्ड आ गया, इसका मतलब ये प्लूरल है। बुलाने का काम एक नहीं बोल रहा है, एक से ज्यादा बुला रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऐसे होता एक बुलाता तो उसे कौन बुलाता है ये होता। जब ये एक से ज्यादा बुला रहे हैं, सबसे पहले डबल एच हम लिखेंगे हु। बुलाने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, बुलाने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कॉल, क्योंकि ये प्लूरल है। हु कॉल, उसे को हिम या हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बुलाने वाले जो है ना वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। ठीक है। तो ये हु जो है ये प्लूरल के रूप में यूज हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये हु के साथ कॉल लिखूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिम या हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। घर का काम कौन करता है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कौन वर्ड आया है। ठीक है, सबसे पहली चीज। फिर करता है, करते हैं नहीं, करता है, मतलब एक की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले डबल एच फैमिली लिखेंगे, इसी डबल एच फैमिली में सब्जेक्ट हाइड है। ठीक है। इसी डबल एच फैमिली में क्या है? सब्जेक्ट हाइड है, प्लस है। तो हु लिखा मैंने। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो करने को डू बोलते हैं, करने को क्या बोलते हैं? डू। अब मैं लास्ट में ओ आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, करता है। तो हु डज हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड चोर्स। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? तुम्हें सारे विषय कौन पढ़ाते हैं? तुम्हें सारे विषय कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, पढ़ाता नहीं है, पढ़ाते हैं, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। ठीक है। जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा तो पहले डबल एच फैमिली हु, पढ़ाने, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, पढ़ाते हैं। तो हु टीच, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू, सारे विषय, ऑल सब्जेक्ट्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात या सुना? अब दूसरा हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर।
WH फैमिली, इसी WH फैमिली में ऐड होगा सब्जेक्ट। फिर डू या डस, दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे। नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। जब नेगेटिव होगा तो उसमें डू डस लगे, ठीक है। काम कौन नहीं करता है, काम कौन नहीं करता है, तो सिंपल है, करता है आया, मतलब एक की बात है। बोलो यस और नॉट। तो हम क्या करेंगे, पहले WH फैमिली में जो सब्जेक्ट हाइड है, मतलब जो काम, ये कह रहा है काम कौन नहीं करता, करता है, करते हैं नहीं, करता है, एक ही बात आ रही है, वर्ब पे ध्यान देंगे। तो कॉन्टिन्यूस क्या होगी, हूँ, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंगुलर है तो मैं लिखूंगा डज, नहीं के लिए नॉट, करने को डू, काम को वर्क, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बर्तन कौन नहीं धोते हैं, अब देखो धोते हैं, धोता है नहीं, धोते हैं, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो सिंपल सी चीज है, WH फैमिली में ही सब्जेक्ट, बर्तन सबसे सिंपल सी चीज है, WH फैमिली में ही सब्जेक्ट, WH फैमिली में हूँ, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या देखा, ये धोने जो वॉश है एक से ज्यादा ना, ठीक है, एक से ज्यादा, तो मैं लिखूंगा डू, नहीं के लिए नॉट, धोने को वॉश, बर्तन को क्या कहेंगे, यूटेंसिल्स, फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात या सुना। हमें ध्यान से देखना है, आपको पता भी होना चाहिए कि सब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं हु लगा, ठीक है। जैसे मैं खेल रहा हूं, अब मैं की जगह लिख दूं कौन, कौन खेल रहा है, तो बोलेगा मैं, तो मैं एक सब्जेक्ट हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस अपने साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेगा, किसके साथ, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इस चीज का आप ध्यान, समझ में आई बात क्या समझ। इसके अलावा और किसी और टेंस में नहीं लगाते वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एक बार और देखें, हर एक पॉइंट्स को मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पता कर सकते हैं। अगर सचमुच इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश विद रेहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक आप अपना ध्यान रखें।